हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज से हम अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री की क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, जिसमें हम सबसे पहले यूनिट की बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। हमने सिलेबस को काफ़ी टाइमली स्टार्ट किया इस बारी, तो जैसे हर बार हम क्या करते हैं, हर बारी ही हम सिलेबस को ख़त्म करते हैं और साथ में सारे क्वेश्चंस और सारा कुछ हम करते हैं एट द लास्ट। एमसीक्यूज़ वगैरह सब कुछ लास्ट तक हमारा फिनिश हो जाता है। तो इस बारी और जल्दी टाइमली करने के लिए सब कुछ हमने सिलेबस को इस बारी और पहले से स्टार्ट किया। ओके, तो आई होप क्लियर है। आज के इस लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये जो लेक्चर रहेगा ना, ये जो यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, ये डीडीयू हो या फिर एलयू हो, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में ये वाली यूनिट इंक्लूडेड है, तो ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट केमिकल काइनेटिक्स को। देखो, सबसे पहली बात कि केमिकल काइनेटिक्स जो है हमारे पास, व्हाट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। बात करें हम केमिकल काइनेटिक्स की, ये चैप्टर जो है केमिकल काइनेटिक्स, इसका आपको हालांकि बहुत अच्छे से आइडिया होगा क्योंकि हमने क्लास ट्वेल्थ में इस यूनिट को पढ़ा था। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स जनरली होती क्या है, ये एक ब्रांच है। पहली बात केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी किस केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। इसमें से हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है कौन, हमारी द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, कहाँ की ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे हम। विच डील्स विथ, और आप क्या करना, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलना, जिससे क्या होगा, एट द लास्ट आपके पास कंटेंट अवेलेबल रहेगा कि क्या पढ़ना है, अब रिवाइज कहाँ से करना है, ये सारी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे देखो, केमिकल काइनेटिक्स क्या है, एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट विच डील्स विथ, पहला पॉइंट क्या है, किससे रिलेटेड है भाई, रेट ऑफ रिएक्शन। किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ रिएक्शन से। ओके, और जिसको हम फर्दर रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बोल रहे होंगे, ROR। रेट ऑफ रिएक्शन को ROR लिखने की आदत डाल लो क्योंकि बार बार आएगा ये टर्म। तो रेट ऑफ रिएक्शन। सेकंड, ये किससे डील करता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उन रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड ये किससे डील करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, द रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि ROR। तीसरा पॉइंट क्या बताता है, ये किससे डील करता है कि जो भी हम रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं उनका मैकेनिज्म क्या है। देखो, मैकेनिज्म से हमेशा ऑर्गेनिक वाला मैकेनिज्म याद आता है ना, लेकिन यहाँ पे हम जो भी मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे ना, वो किसके टर्म्स में डिस्कस करेंगे, काइनेटिक्स के टर्म्स में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। किसके बारे में बात करता है ये, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ओके, तो आई होप प्रेटी क्लियर है कि आपका केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम जो कि किसके बारे में बात करता है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जो कि आपके रेट ऑफ द रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो हम कुछ रिएक्शन के केस में देखते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर के बढ़ाते ही रिएक्शन तेज़ी से प्रोसीड करने लगता है। तो ये जो टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी फैक्टर्स हैं जो कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं, उससे ये डील करता है। और एट द लास्ट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, कि कोई रिएक्शन है वो किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक्स। ठीक है, तो इन सारे फैक्टर्स को ही हम एक एक करके इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसमें पहला जो टॉपिक रहने वाला है हमारा, हम किसके बारे में बात करेंगे, अपने पहले इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है रेट ऑफ रिएक्शन की। ओके, क्लियर है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ द रिएक्शन। अब देखो, रेट ऑफ द रिएक्शन जनरली होता क्या है, रेट का क्या मतलब है, रेट का क्या मतलब है, दर, गति, स्पीड, यही तो रेट होता है। तो रेट ऑफ, और हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शन की। सबसे पहले एक रिएक्शन, बार बार हम एक रिएक्शन लेंगे, A से P लेंगे। ठीक है,
ये क्या होता है भाई, ए जो होता है वो आपका रिएक्टेंट है, जिससे मिलके आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट पी बनता है, ठीक है, जिससे मिलके आपका क्या बनता है, प्रोडक्ट पी बनता है। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन हमें स्पीड ऑफ द रिएक्शन बताता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन बताएगा। अब स्पीड ऑफ द रिएक्शन को हम मेज़र कैसे करते हैं, तो फिर लिखना रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का क्या मतलब है भाई, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन द कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। यानी जब भी रेट की बात करें, कोई भी टर्म्स हो, कोई भी चीज़ हो, कहीं भी रेट की अगर बात हो रही हो ना, इस रेट की जब भी हम बात करेंगे, इस रेट को हम किसके टर्म्स मिलेंगे, टाइम। रेट मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कभी भी रेट की बात मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। और यहाँ पे हमारा रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि इसके कंसंट्रेशन में हम चेंज देखते हैं, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करें, हमारे पास बहुत ही सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन, पहला हमारे पास 3 टाइप्स होंगे, हम डिस्कस करें थोड़ा सा पहला टाइप, जिसमें हमारा रिएक्शन क्या हो रहा हो, वेरी फास्ट रिएक्शन हो रहा हो, जहाँ पे रिएक्शन बहुत ही तेज गति से हो रहा हो। अभी हम वापस से आएंगे इस पॉइंट पे, अभी हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, किस रिएक्शन के रेट की हम बात करेंगे, किन के रेट की हम बात नहीं करेंगे। तो हमारे पास होता है वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जो कि क्या हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन जो कि हमने मिक्स किया, तुरंत रिएक्टेंट जो था तुरंत बहुत ही तेज़ी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, बिना एक भी मतलब कुछ नैनो सेकेंड्स में प्रोसीड हो गया, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शंस, यानी कि ऐसे रिएक्शन जो कि बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं वो हमारे वेरी फास्ट रिएक्शन होंगे। वेरी फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल्स में कौन आता है, आपके आयनिक रिएक्शंस हो जाते हैं। कौन से रिएक्शन इसका एग्जांपल हो जाएगा, एग्जांपल आपके आयनिक रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस की स्पीड क्या होती है, बहुत ही तेज़ होती है। क्यों होती है भाई आयनिक रिएक्शंस की स्पीड तेज़ होती है, आयनिक रिएक्शंस की मैंने बोला कि स्पीड बहुत ही तेज़ होती है। ऐसा क्यों होता है भाई, क्योंकि उसमें क्या होता है भाई, आयंस होते हैं, और आयंस अगर आपके होंगे वो जल्दी से तेज़ी से टूटेंगे और टूट के आपका क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या मुझे क्या बताओ, जो आपके वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं, क्या उसकी स्पीड को स्टडी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, पहले इस बात को समझ लो। केमिकल काइनेटिक्स हम इसीलिए स्टडी करते हैं ताकि हम इंडस्ट्रीज़ में उसका एप्लीकेशन कर पाएँ। कोई रिएक्शन कुछ टाइम में हो रहा है, कुछ मिनट में हो रहा है, तो वो रिएक्शन और जल्दी हो जाए, ठीक है। ऐसा कुछ करने के लिए इंडस्ट्रीज़ में एप्लीकेशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब भाई ये रिएक्शन तो काफ़ी फास्ट है, कुछ सेकंड्स में हो जा रहा है, तो इस रिएक्शन को बताओ मुझे क्या स्टडी करने की ज़रूरत है, इन रिएक्शंस के रेट को स्टडी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम रेट को स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl है प्लस AgNO3 है, AgNO3 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका AgCl और क्या बन जाएगा NaNO3। हमें क्या पता है कि ये जो रिएक्शंस हैं, फटाक से टूटा Na+Cl माइनस में Ag प्लस NO3, तो ये क्या होगा, फटाक से आयन इंटरचेंज हुआ और ये रिएक्शन प्रोसीड कर गया। तो ऐसे रेट ऑफ रिएक्शंस बहुत ही फास्टर स्पीड से प्रोसीड किए, तो इनके रेट ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाले रिएक्शन की स्टडी हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो बनता है, ये तो था वेरी फास्ट रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप जो बनता है, सेकेंड टाइप, वो है हमारा वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस। अब वेरी स्लो रिएक्शंस क्या होंगे, कितना टाइम इनको लग रहा होगा, तो वेरी स्लो रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिसको प्रोसीड होने में 6 महीना साल भर लग जाए, उन रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, वेरी स्लो रिएक्शंस। अब ऐसे रिएक्शन, मैम कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो साल भर होते रह जाता है, तो मैं बोलूँ फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन।
फॉर एग्जाम्पल लिख लेना रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है भाई, जब इसको कोई भी आप देखे होगे कि अपने आपके इन्वायरमेंट में जो भी आपके इन्वायरमेंट में आयरन प्रेजेंट होगा उसको रस्ट लगने में, जंग लगने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, लगभग 6 महीना साल भर। तो ये सारे रिएक्शन क्या है, वेरी स्लो रिएक्शंस, यानी कि ये जो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है कितना टाइम लेगा, अप्रॉक्स 6 मंथ्स टू 1 ईयर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना ये कितना टाइम लेता है, 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर ये ले लेगा। तो मुझे बताओ कि ऐसे रिएक्शंस, क्या ऐसे रिएक्शन की स्टडी हमारे लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल नहीं है। क्या मतलब है भाई, इतने टाइम जो रिएक्शन ले रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन को, क्या ज़रूरी है हम फास्ट कराएं? इसे काइनेटिक्स को स्टडी करने की ज़रूरत है? नो नीड टू स्टडी सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, ओके, इन्हें भी हम स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड कैटेगरी, जो कि है आपका मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस यानी कि ऐसे रिएक्शन जो कि बहुत ही ना फास्ट हो रहे हो, जो ना ही बहुत स्लो हो रहे हो, जो ना ही बहुत फास्ट हो रहे हो ना ही बहुत स्लो हो रहे हो, कुछ घंटों में जैसे 4-5 घंटे 6 घंटे या फिर 1-2 दिन में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं, उन रिएक्शंस को हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। और इन्हीं रिएक्शंस के रेट की बात हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। हम ना ही बात करेंगे वेरी स्लो टाइप रिएक्शन की, ना ही हम बात करेंगे क्या कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है। हम किसके काइनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, मॉडरेट रिएक्शन के काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करनी होती है, ठीक है। इतनी बातें आई होप क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज इन द कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस चीज को स्टडी करते हैं, चलो। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हमने बोला रेट इज इक्वल टू चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इसको हम कैसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं, चेंज कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। यही तो बोला था हमने कि चेंज इन द कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मिला, कंसंट्रेशन बाय टाइम करके हमें क्या मिला, रेट ऑफ रिएक्शन मिला, ठीक है। अब हमने एक रिएक्शन ले लें, जैसे मान लो मैंने बोला था अभी आपसे A से P, हम बार बार इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम पूछे कि इस रिएक्शन का रेट क्या होगा, इस रिएक्शन का क्या चीज़ रेट क्या होगा, तो रेट हम कैसे लिख लेंगे, इसका रेट क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट मतलब क्या कि चेंज हो रहा है, किसी दर से किसी टाइम से चेंज हो रहा है, यानी कि कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, अब देखो यहाँ पे A बाई डेल टी लेंगे, अच्छा डेल नहीं हम यूज़ करेंगे, हम dA बाई dt यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये A लिखने का मतलब dA बाई dt का मतलब क्या है कि A में चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है। A में क्या हो रहा होगा, चेंजेस हो रहा होगा। मान लो कि ये रिएक्शन प्रोसीड किया तो A पहले 10 था और प्रोडक्ट 0 था, अब बाद में क्या हो गया होगा, अब किसी टाइम 0 पे और टाइम 5 सेकेंड्स बाद क्या हुआ होगा कि ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, ये इसका 5 मोलर बचा होगा तो ये अपने 5 मोलर में कन्वर्ट हो गया होगा, है ना। तो ऐसे ही रिएक्शन प्रोसीड होगा, यानी कि हम यहाँ पे रेट में क्या देखेंगे कि कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ है, ठीक है। यानी कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन से हमें क्या मिलेगा, क्या कहते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन मिल जाएगा। इस रेट ऑफ रिएक्शन को एक और तरीके से लिख सकते हैं क्या हम, रेट इज इक्वल टू dP बाई dt, ठीक है। ये D और डिफरेंशिएशन क्यों ले रहे हैं, यानी कि जो भी चेंजेस हुए हैं ना उनको देखने के लिए, ठीक है। डेल्टा हम लेते हैं ना फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही चीज़ समझना dA बाई dt से और ये dP बाई dt से। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो देखो ये भी जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जिस रेट से हो रहा है वो भी तो आपको बताएगा कि क्या रेट ऑफ द रिएक्शन है कि नहीं। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस
तेजी से कितने स्पीड से हो रहा है ये भी तो आपको बताएगा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है ना। और वहीं आपका ए जिस गति से खत्म हो रहा है, ए खत्म हो रहा है, ये भी तो आपको बताएगा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। चलो अब एक चीज और देखो, ए क्या हो रहा है, ए खत्म हो रहा है, ए क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और पी क्या हो रहा है, बन रहा है। ए क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, और पी क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये वाला रेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये खत्म हो रहा है। ये क्या डिनोट करता है कि इसके कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है, इसके कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो रहा है, और इसके कंसंट्रेशन में इसका फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन को, रेट ऑफ द रिएक्शन को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमने एक चीज़ लिखी है डेल ए, है ना। इसका क्या मतलब होता है भाई, जब भी हम किसी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में पुट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करने का मतलब है कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है कि हम इसका क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन ले रहे हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में पुट करने का बस इतना मतलब होता है कि कंसंट्रेशन ले रहे हैं, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रहेगी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो होती है आपकी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक चीज़, एक पॉइंट और नोट करना कि नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे जो हमने नेगेटिव लगाया है ना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग विथ टाइम, यानी कि समय के साथ जो कंसंट्रेशन है ए का, वो क्या कर रहा है, वो घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी रेट ऑफ द रिएक्शन से। ठीक है, अब क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। पूरा रिएक्शन का रेट तो बराबर होने वाला है। देखो, हम रेट ए से भी निकाल सकते हैं, हम रेट पी से भी निकाल सकते हैं। ए कितना खत्म हो रहा है या फिर पी कितना बन रहा है, वही इस रिएक्शन का रेट है ना। और या फिर ये तो क्या होगा, दोनों रिएक्शन के रेट ही हैं और इसी रिएक्शन का पर्टिकुलरली रेट है, तो दोनों बराबर होंगे। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। तो इस तरीके से हम इसके रेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब चलो एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसका रेट लिखना है। तो ये क्या देता है भाई, PCl3 प्लस Cl2। ठीक है, बैलेंस्ड है, हाँ रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब मैं पूछूं कि व्हाट विल बी द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो रेट पूछेगा, कोई रिएक्शन दे देगा, उसका रेट बताओ। ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका रेट हम कैसे लिख सकते हैं, लिखो सब कोई, वीडियो पॉज करके खुद से लिख लो। रेट इज इक्वल टू, अब देखो ये रिएक्टेंट है ना, तो इसमें हमें क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा, माइनस डी किसका कंसंट्रेशन, PCl5 का कंसंट्रेशन बाई डी टी, यानी कि PCl5 उसने टाइम t में कितना चेंज हुआ है। फिर ये किसके इक्वल होगा भाई, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, PCl3 का, तो d PCl3 का कंसंट्रेशन बाई डी टी। ओके, क्लियर है। ये किसके बराबर होगा, Cl2, डी Cl2 बाई डी टी। ओके, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट हो गया। किसी भी आप इसी तरीके से सिमिलर वे में किसी भी रिएक्शन के रेट की बात करें, तो आई होप आप सभी लोग लिख लोगे। कोई भी रिएक्शन हो, उसका रेट लिखना हो तो इस तरीके से हो जाना है। ठीक है, अब एक चीज़ और, जैसे मान लो आपको इस यहाँ पे क्या हो, PCl5 के पहले कोई कोफिशिएंट लगा, उस केस में रेट क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2HI। ठीक है, मान लो ये HI है, ये HI ब्रेक डाउन होगा, ये किस में ब्रेक डाउन होता है, H2 प्लस I2 में। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो H2 प्लस I2, यहाँ तो 2 I2 है, 2 H2 है, तो यहाँ पे 2 लगा के हमने रिएक्शन को बैलेंस किया। अब मैं पूछूं फॉर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट क्या होना है, तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा भाई, रेट इज इक्वल टू, जैसे पहले करते थे, माइनस DHI बाई dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्टाइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या लगा है, 2 लगा है, तो ये 2 क्या हो जाता है ना, ये अपने
डिनोमिनेटर में 1/, ठीक है, 1/, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 dhi/dt। यहाँ पे इस 2 को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, और ये इज इक्वल टू dh2/dt इज इक्वल टू di2/dt। अच्छा देखो, बुक्स में आप देखोगे तो आपको ऐसे भी लिखा देखने को मिल सकता है ∂hi/del t, ठीक है, 1/2, और ये क्या है, माइनस में है, रेट इज इक्वल टू, ये देखने को मिल सकता है दिस इज इक्वल टू ∂h2/del t, ठीक है। तो ये डेल लिखो या फिर dt लिखो, बात वही है ना। हम डेल और dt में क्या फ़र्क है भाई, दोनों ही बात करते हैं चेंज की, दोनों ही बात करते हैं चेंज की, तो दोनों ही चीज़ें सेम है, किसी भी वे में आप रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। आपका मन जिस भी तरीके से रेफ़र करो, बस याद रखना, बस शुरू से अंत तक आप डेल रेफ़र करो तो डेल रेफ़र करो। लेकिन क्या होगा ना, जब हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम डिफरेंशिएट इंटीग्रेट जब करेंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, तो शुरू से आदत डालो डेल d/dt की, डेल वाला मत लिखो, ठीक है। इसको हटाती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। तो बुक्स में ऐसे देखना तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके, क्लियर है। तो यहाँ तक हमने बात की रेट ऑफ रिएक्शन की। अब हम बात करें इसके यूनिट की। यूनिट क्या हो जानी है, देखो यूनिट क्या हो जाएगी, बताओ मुझे। यूनिट ऑफ ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन। कलर विजिबल है, चलो मैं चेंज करती हूँ। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखा है मैंने, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या बोले, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन, है ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, यही तो होता है। अब यूनिट कहाँ से आती है, आपके फॉर्मूले, ये भी नहीं विजिबल है, यूनिट कहाँ से आती है, आपके फॉर्मूले से, यानी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और कंसंट्रेशन को अभी मैंने बोला है कि यूनिट क्या लेनी है, कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर लेनी है हमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, ठीक है। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये क्या हो जाएगी आपके रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट, ठीक है। तो आई होप अभी तक के सारे ही कॉन्सेप्ट आपको प्रिटी क्लियर होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये चीज़ देख लो एक बारी कि अगर आप हमसे बैच से जुड़ना चाहते हो और हमारे से जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हो अच्छे तरीके से, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बैच है ना, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का बैच है सारथी बैच, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का सारथी बैच आप ले सकते हो। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, टारगेट गुरुकुल का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना और वहाँ से आपको ये बैच एक्सेसिबल होगा, ठीक है। इस बैच में आपको क्या मिलेंगे, तो इस बैच में आपको ये सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, मैथ्स, ये सारे ही सब्जेक्ट्स मिलेंगे एक ही बैच में, ठीक है। तो आपको कहीं भी किसी भी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बैच खरीद के पूरी की पूरी कंप्लीट पढ़ाई आप अपनी कर सकते हो। और ये बैच बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे रखा गया है, 599 ओनली, सिर्फ और सिर्फ 599 में। और ये 599 जब तक आपका बैच पूरा सब्जेक्ट सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के लिए 599 में ये बैच आपके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। इसमें मिलेगा क्या, इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास नोट्स, पीडीएफ्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, और साथ ही साथ हमारी तरफ से मेंटरशिप भी दी जाएगी, ओके, क्लियर है। तो आप हमसे इस बैच से जुड़ सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन पे। रेट लॉ क्या होता है, बात करें रेट लॉ की तो इसको समझो थोड़ा सा। हमने बात किया कंसंट्रेशन की, ये देखो ये हमारा हो गया कंसंट्रेशन और ये हो गया हमारा टाइम। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि जो हमारे पास आपका रिएक्टेंट है उसकी वो क्या हो रहा है, वो घट रहा है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि पहले कुछ रिएक्टेंट जो है उसका कंसंट्रेशन कुछ रहा होगा, जाहिर सी बात है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़ीरो तो नहीं होगा, कुछ रहा होगा, तो यहाँ से क्या हुआ है, घट रहा है, घटता हुआ जा रहा है।
अब बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट को हम कैसे दिखाएंगे, तो प्रोडक्ट जो है ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। पहले प्रोडक्ट कितना होगा, पहले प्रोडक्ट तो जीरो रहा होगा ना, प्रोडक्ट आपका जीरो रहा होगा, तो ये चीज़ ध्यान में देना। तो इस ग्राफ को हम ऐसे बनाएंगे और देखो इसमें मार्क कर लेते हैं हम, मार्क क्या करेंगे, मार्क करेंगे हम, ये क्या है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट कैसे चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट्स। और ये क्या है भाई, ये कर्व क्या दिखा रहा है आपका, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, क्लियर है। तो इस ग्राफ से हम क्या समझ रहे हैं कि जब भी हम ले रहे हैं, हमारा इनिशियली जो रिएक्टेंट है उसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रहा ही, एग्जिस्ट किया ही होगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर प्रोडक्ट में कैसे फॉर्मेशन होगा भाई, तो इसका कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रहा होगा। वहीं आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट अब तो स्टार्टिंग में कुछ बना नहीं होगा ना, हम ये सारी बात कब कर रहे हैं, एट टाइम इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू जीरो है, इसी पे बात कर रहे हैं। तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ लेना, एमसीक्यूज पूछ देगा यहाँ से। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन कब रहेगा, तो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सबसे कम कब रहेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन सबसे कम रहेगा, यही पॉइंट है, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट है, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमने समझा कि रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सो द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट कैसे भाई, तो मैंने समझाया कि जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट कम हो रहा है वैसे वैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो यही सारी चीज़ें तो डिसाइड करती हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, किस रेट से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और किस रेट से आपका रिएक्टेंट कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना है। यहाँ से ही आपका डिराइव होता है एक फेमस, आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है, जो अभी हमने स्टेटमेंट देखा ना वो किसका था, वो कैसे आ रहा है वो स्टेटमेंट, ये इतनी बात समझ में आ गई। वो स्टेटमेंट जनरली लॉ ऑफ मास एक्शन को ही डिनोट करता है। लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा किसी दिए हुए टेम्परेचर पे, ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, किसी दिए हुए टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ध्यान से समझना, किसी दिए हुए टेम्परेचर पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। क्या बोला मैंने, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन, the rate of reaction is directly proportional to the rate of the reaction जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, concentration of the reactant, it directly proportional to the concentration of the reactants। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल हुआ, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसके प्रोपोर्शनल हुआ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज्ड टू सम पावर, लिख लो मैं समझा देती हूँ, रेज्ड टू सम पावर which is the order of the reaction,
which is the order of reaction with respect to that reactant, ठीक है, with respect to that reactant। कहना क्या चाहते हैं, क्या लिख दिया मैम आपने, देखो अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वे में लिखते हैं। क्या मैं कह रही हूँ कि मैंने बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसी दिए हुए टेम्परेचर पे, जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, यानी कि ROR, यानी कि रेट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, इसको लिखने से पहले मैं एक रिएक्शन ले लूँ, यानी रिएक्शन है A + B गिव्स P, ठीक है, A + B नहीं, अभी के लिए सिर्फ A गिव्स P, तो A से P बन रहा है, ये हमारा रिएक्शन है। मैंने बोला कि जो रेट होगा दैट विल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कहाँ गया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यही बोला है मैंने, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी कि A के कंसंट्रेशन। अब फिर क्या बोला मैंने, रेज टू सम पावर विच इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इस पे क्या होगा, कुछ पावर होगा, और इस पावर को हम लोग क्या लिखते हैं, n लिखते हैं। और ये n क्या होता है भाई, जनरली ये जो n है ये आपका रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। n क्या होता है आपका, रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, ठीक है। और सॉरी n जो होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, लिख लेना, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट अब आई होप समझ में आ गया। अब देखो एक चीज़ और लिखा है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट। यहाँ पे ये जो ऑर्डर आएगा A के पावर n, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्शन A के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर का है वो ये n दिखाता है। ये रिएक्शन n के रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर का है, ये रिएक्शन A के रिस्पेक्ट में, ये जो A है ना इसके रिस्पेक्ट में किस ऑर्डर का ये रिएक्शन बन रहा है, वो है आपका n, ठीक है। तो इसीलिए बोला है विथ रिस्पेक्ट टू दैट रिएक्टेंट, यानी ये जो रिएक्टेंट है इसके रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर क्या है, वो आपका क्या रहेगा, n रहेगा। ये पावर उसी का रेस करना है हमें, तो ये चीज़ क्लियर है। अब रेट इज इक्वल टू यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के पावर n, और ये क्या हो जाएगा n। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम लिखेंगे AA + BB गिव्स P, ठीक है। इसका मैं बोलूँ कि रेट क्या हो जाएगा, इसका मैं पूछूँ अगर आपसे रेट क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आप लोग नीचे ही लिखना, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। इसके लिए आपका रेट क्या हो जाएगा, रेट इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, A के कंसंट्रेशन B के कंसंट्रेशन। रेट में हमेशा रिएक्टेंट्स को लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो A के कंसंट्रेशन B के कंसंट्रेशन। अब पावर क्या रेस करेंगे, क्या ए बी रेस करेंगे, नहीं, ए बी पावर नहीं रेस करते हैं, हम सम पावर रेस करेंगे एल और एम, ठीक है। एल और एम रेस किया, इसका मतलब क्या है कि ए के रिस्पेक्ट में ये जो रिएक्शन है वो किस ऑर्डर का है, एल ऑर्डर का है, और बी के रिस्पेक्ट में ये जो रिएक्शन है एम का ऑर्डर का है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और लिखना, वेयर एल एंड एम, एल और एम है मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि जो आपका L और M है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A के रिस्पेक्ट में B के रिस्पेक्ट में, वो ज़रूरी नहीं है कि A और B के इक्वल हो, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। किस केस में होगा, तो अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, अब हेडिंग डालना एलिमेंट्री रिएक्शन, किस केस में होगा, तो होगा आपके एलिमेंट्री रिएक्शंस के केस में, एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं भाई, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शंस जो कि सिंगल स्टेप में प्रोसीड कर जाते हैं। लिख लो, द रिएक्शंस विच प्रोसीड इन अ सिंगल स्टेप आर नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है।
कितने स्टेप लगे इसको, सिंगल स्टेप, ठीक है, सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में ए से बी बन गया आपका, तो वो क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। कई सारे स्टेप्स नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए आपके एलिमेंट्री रिएक्शन में। तो जो रिएक्शन आपके सिंगल स्टेप में प्रोसीड हुआ वो आपके एलिमेंट्री रिएक्शन हो गए। जैसे मान लो कि A प्लस 2B गिव्स P, ये रिएक्शन हुआ। अब हमें ये मिल रहा है। अब मैं बोलूँ इसके लिए आप क्या लिखो, रेट लॉ लिखो, ठीक है। इसके लिए हमें क्या लिखना है, रेट लॉ लिखना है। तो जो हमारा रेट आएगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। अब देखो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो यहाँ पे रहेगा उसी को पावर रेज करना होगा। अगर जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तब तक आप ये वाला पावर उठा के यहाँ पे रेज नहीं करोगे। अगर किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एमसीक्यूज बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ से कि कोई रिएक्शन दे दे और उसके लिए रेट लॉ आपसे लिखवाए या फिर रेट इक्वेशन लिखवाए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है, यानी कि a के पावर n और b के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो a के रिस्पेक्ट में ये वाला रिएक्शन a के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, b के रिस्पेक्ट में ये वाला रिएक्शन सेकंड ऑर्डर का है। अब मैं पूछूं कि इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी 1 + 2, ये क्या मिला 3। तो ये रिएक्शन कितने ऑर्डर का है, ये रिएक्शन आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है भाई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन आपके थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है। क्लियर है, यानी कि हम जब कब यहाँ पे 1 और 2 लिखेंगे, यानी कि ये वाला कोफिशिएंट्स लिखेंगे जब आपका क्या हो, जब आपका क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शंस गिवन हो। अगर आपका एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं गिवन है, जब तक नहीं गिवन है तब तक हम 1, 2 या फिर इसका कोफिशिएंट क्या कर रहे होंगे, मैच मतलब वहाँ पे नोट नहीं कर रहे होंगे। अगर गिवन है देन वी कैन मैच द कोफिशिएंट्स या फिर इसके पावर हम रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ में आया क्यों मैंने लिखा मे और मे नॉट बी। अगर एलिमेंट्री नहीं है तो फिर नहीं इक्वल होगा, यहाँ पे इसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो इक्वल, इसका जो भी कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे L और M लिखा है, यानी कि ये रिएक्शन क्या है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कई सारे स्टेप्स में प्रोसीड कर रही है। और यही एलिमेंट्री के केस में मैंने सीधे लिख दिया। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि ये एक ही स्टेप में ये रिएक्शन प्रोसीड कर गई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हमने देखो यहाँ पे पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है, रेट लॉ वो कैसे अप्लाई होता है, यानी कि हमें क्या स्टडी करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ से अब हम देखेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन। हेडिंग डालना रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ओके। रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये किसी चीज़ कैसे अप्लाई होगी, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखो हमने क्या पढ़ा, हमने रेट को निकालना, रेट को देखा, लेकिन वहाँ पे हमने क्या देखा कि वहाँ पे हमने देखा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको क्या बताएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे हमने रेट क्या लिखा है, हमने लिखा रेट जो है ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के पावर m, यही चीज़ तो हमने लिखा, कंसंट्रेशन के पावर m। अगर हमारा रिएक्शन A से P बन रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के पावर n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब इस कंसंट्रेशन को हटाना है हमें, रेट लॉ एक्सप्रेशन में यही करना होता है। इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम क्या कहते हैं, रिमूव करते हैं। तो इसको रिमूव करते हुए जब हमें पता है कि जब भी हटता है एक कांस्टेंट आ जाता है, और कांस्टेंट क्या आता है, k आता है। कांस्टेंट क्या आता है, k आता है, और k को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। लिखना इसको, वेयर k इज रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट।
तो टोटल आपका पूरा रेट क्या हो गया, अगर किसी के बारे में रेट पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन का, तो रेट इज इक्वल टू के ए के पावर कंसंट्रेशन के पावर ऑर्डर लगा देते हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे किसी भी रिएक्शन का रेट पूछे तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से रेट इज इक्वल टू के ए के पावर एन आया, इतनी बातें क्लियर हैं। ऐसे ही अगर आपसे प्रोडक्ट के टर्म्स में पूछ ले तो यहाँ प्रोडक्ट के टर्म्स में भी तो डी पी पी कि ए के पावर एन और रेट डी पी के पावर, ठीक है, अभी के लिए नहीं, अभी के लिए इतना ही, ठीक है, अभी इतना ही। आगे हम उसको देखेंगे कि इसके भी टर्म्स में, प्रोडक्ट के भी टर्म्स में लिखेंगे और इसके भी टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ से अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं। रेट इज इक्वल टू के ए के पावर एन होता है। अब इसको लिखो, ये किसके बराबर हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू के ए के पावर एन। ठीक है, और अभी सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया कभी भी किसी रिएक्शन का रेट लिखना हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो यानी कि इसमें भी चेंज हुआ होगा और इसमें भी चेंज हुआ होगा, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस डी ए बाई डी टी, है ना। ऐसे ही तो हम रेट लिखते थे, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, है ना। ये तो हमने बाद में देखा है ना, बाद में सीखा है, लेकिन पहले से क्या हम जानते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी और ये डी पी बाई डी टी, इसका क्या होता है, रेट होता है। तो ये पूरा के ए के पावर एन किसके बराबर हो गया, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो हम रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं भाई, ये जो हमारा रेट कांस्टेंट के आया है इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। अगर मैं मान लो क्या करूं, इसको 1 कर दूं, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट को 1 कर दूं, तो क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू के मिलेगा, है ना। यही चीज़ आगे देखेंगे। चलो, इफ ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पे रेट क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू के। ठीक है, रेट इज इक्वल टू के, तो इस के को रेट, ये के क्या है भाई, ये रेट कांस्टेंट है, तो इस रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम, लिख लो, रेट कांस्टेंट इज द रेट कांस्टेंट के, स्मॉल के है भाई, रेट कांस्टेंट के इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन। देखो, रेट कांस्टेंट के रेट के बराबर है, रेट कांस्टेंट के रेट ऑफ द रिएक्शन के बराबर है। कब, when the concentration of the reactants is 1। अगर हम क्या करें, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को 1 कर दे, उस केस में जो रेट होगा वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम स्टडी करेंगे ये जो रेट कांस्टेंट आया है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नोट करो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के क्या है, हम पढ़ेंगे अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ के, यानी कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट के आया है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगी। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये जो, अच्छा बताओ, डिफरेंट, अब देखो डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट रेट होता है, यानी कि डिफरेंट रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा वो भी डिफरेंट होगा, है ना। तो देखो पहला चीज़ ये लिख लेना कि रेट कांस्टेंट के इज, आप लोग लिखना रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। ठीक है, रेट कांस्टेंट हर एक डिफरेंट रिएक्शन के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कि ये के क्या है, ये तो आपके रेट के बराबर आ गया। इसका क्या मतलब है कि ये भी रेट को बताता है, ये भी क्या कर रहा है, ये भी रेट कांस्टेंट इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि रेट क्या हो गया, रेट के बराबर हो गया। तो यहाँ से जो के हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। तो के इज द मेजर, मतलब वो अमाउंट बताएगा, मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन यानी ROR। ठीक है, अगर मैं बोलूँ के की वैल्यू ज़्यादा है यानी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करना कि हायर द वैल्यू ऑफ के ग्रेटर इज द स्पीड ऑफ द, ग्रेटर इज द स्पीड नहीं बोलेंगे, रेट बोलेंगे, ग्रेटर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, लोअर द वैल्यू ऑफ के
लोअर द वैल्यू ऑफ के, लोअर द वैल्यू ऑफ के, स्मॉलर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, स्मॉलर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन उस केस में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब हमारी लो वैल्यू है के की तब, और जब हाई वैल्यू है के की तो उस केस में रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम के की वैल्यू को देखते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड टेम्परेचर की, है ना। अभी मैंने बताया फिर लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ते टाइम मैंने बात की थी फिक्स्ड टेम्परेचर पे। तो किसी भी फिक्स्ड टेम्परेचर पे जो रेट होता है वो सेम होता है, यानी कि फिक्स टेम्परेचर पे जो रेट कांस्टेंट के होगा वो भी क्या होगा, वो सेम होगा, ठीक है। तो एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एट द फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड टी माने क्या है, टी माने है कि ये टेम्परेचर है। एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट रिमेन सेम, रेट कांस्टेंट रिमेन सेम। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे उसके हिसाब से आपका रेट कांस्टेंट भी चेंज होगा। तो उसी चीज़ को एट अ फिक्स टेम्परेचर रेट कांस्टेंट रिमेन सेम एंड चेंजेस विथ टेम्परेचर, ठीक है, चेंजेस विथ टी यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, ये आपका रेट कांस्टेंट चेंज करेगा। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के होता है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो रेट कांस्टेंट के है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि रेट इज इक्वल टू के ए के पावर एन, तो ये जो रेट कांस्टेंट के है ना, ये आपका इसके कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है, इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की इन प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका रेट कांस्टेंट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। तो इस चीज़ को भी लिख लो, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, किसी भी एक रिएक्शन के लिए, पर्टिकुलर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट is independent of the आपका concentration of reactants, ठीक है, reactants, ठीक है, जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट्स का उसके इंडिपेंडेंट होंगे। तो इतनी बातें क्लियर हैं। ये क्या हो गया आपका रेट कांस्टेंट की क्या क्या खासियत होगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। अब हमें इसमें रेट कांस्टेंट में थोड़ा सा और स्टडी करना है, मतलब इसके यूनिट देखनी है रेट कांस्टेंट की कि क्या यूनिट्स होंगी, जिसको हम अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक डेमो लेक्चर जो मिलेगा वो यूट्यूब पे मिलेगा, और बाकी सारी क्लासेस, इसके बाद की सारी क्लासेस आपके ऐप में होने वाली हैं। तो आप वहाँ से बैच परचेज करके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि बाकी क्लासेस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली, ओके। और सारी इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जुड़ जाना, और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑन टाइम इन डिटेल्स सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।